दोस्तों, मैं आनंद वर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेंडिंग ऑपरेशंस। टेंडिंग ऑपरेशन फॉरेस्ट्री में ग्राउंड क्लासिफिकेशन के बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम मेजरली 3 टेंडिंग ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, जिनमें पहला अपना है वीडिंग, जो कि 10% है लगभग, और क्लीनिंग 20% कवर करता है, और थिनिंग जो कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पार्ट्स काफ़ी हैं, लगभग 5 पार्ट्स के आसपास है, जो कि 60% कवर करता है। फिर इसके बाद जानेंगे कि फॉरेस्ट्री में कुछ इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट्स, कि भाई जब हम कोई ट्री कंपोनेंट ग्रो करते हैं तो उसमें बीच में कौन कौन सी अन्य प्रोसेस करते हैं टेंडिंग ऑपरेशंस के अतिरिक्त। तो व्हाट इज़ टेंडिंग ऑपरेशन? तो टेंडिंग ऑपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक रीजनरेटेड फॉरेस्ट के इस्टेब्लिश होने से लेकर के उसकी ग्रोथ से लेकर के उसके हार्वेस्टिंग तक के जितने भी ऑपरेशन उसमें किए जाते हैं, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, बस ये उतना ही है। इसमें हम उस फॉरेस्ट कंपोनेंट के डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उसके हेल्थ एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए। कुल मिलाकर अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को लगाने से ले कर के उसकी हार्वेस्टिंग तक की जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, वो सभी टेंडिंग ऑपरेशंस में आती हैं। वैसे मेजर तरीके से केवल 3 टेंडिंग ऑपरेशन हैं, जिसमें पहला है अपना वीडिंग, दूसरा क्लीनिंग और तीसरा थिनिंग। तो वीडिंग मतलब जनरली होता है कि खरपतवार, वैसे खरपतवार जो हमारे मेन फील्ड में नहीं होने चाहिए, या फिर उन खरपतवारों को निकालना, या इन अदर वे द एलिमिनेशन और सप्रेशन एनी अनडिज़ायरेबल वेजिटेशन। मतलब जो हमारी मेन क्रॉप के अतिरिक्त जो कुछ भी इधर उधर उग रखा है उसको बस उखाड़ के फेंक देना ही वीडिंग है। और वीडिंग कंपोनेंट में आता है कि ग्रासेस को निकालना, वाइन्स लताएं निकालना, और श्रब झाड़ियों को उखाड़ के फेंकना। क्योंकि हम सभी को पता है वीड्स क्या करते हैं, बस वो फालतू का कंपटीट करते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ। फिर वो चाहे सोलर रेडिएशन में हो, चाहे वो सॉइल मॉइस्चर के केस में हो, चाहे वो वाटर यूज़ करने के केस में हो। भाई प्रकाश संश्लेषण तो हमारा वीड भी करता है, वाटर लॉस इवेपो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो भी करेगा, सॉरी ट्रांसपिरेशन के थ्रू। बस ये काम के ना काज के दुश्मन अनाज के हो जाते हैं पौधों के लिए। तो हम अगर वीडिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें हम क्रॉप सप्रेशन, यानी हमारी मुख्य क्रॉप को दबने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वीड्स जो खरपतवार हैं उनकी ग्रोथ हमारी क्रॉप स्पीसीज से कई गुना तेज़ी से होती है, तो वे बाद में डोमिनेंट फीचर शो करने लगते हैं। इसीलिए हम पहले से ही खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। फिर जिसमें हम जानते हैं कि पेरिनियल वीड है अगर, तो उसमें तो हम डीप प्लॉइंग के थ्रू उसे हम नष्ट कर सकते हैं, या फिर हम जैसे ही वो हल्का सा जर्मिनेट हो बस उसे हम उखाड़ के दूर ले जा कर के चाहे बर्न कर दें, चाहे कि मिट्टी में दफना दें, बस डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। बाइनियल वगैरह है तो हर्बिसाइड वगैरह का यूज़ कर देते हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना गया है कि कुल मिलाकर आप हर्बिसाइड यूज़ करिए। दूसरा अपना है मिनिमाइजिंग कंपटीशन। भाई जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, भाई जो कंपटीट कर रहा था हमने उसे ही उखाड़ फेंका। जैसे आप 2 स्टूडेंट हो, दोनों में कंपटीशन हो, आपका पड़ोसी आपको कंपटीट कर रहा है, उसको उखाड़ के फेंक दो, उसको डिप्रेशन में डाल दो। हालांकि ऐसा करना मत, तो फिर आप अपना डोमिनेंट फीचर दिखाइए। एंड थर्ड जो मैंने बताया था, रिड्यूस वाटर लॉस। वही जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा होता है वीड के द्वारा, वो चीज़ रुक जाती है। और फिर इफ़िशियंट यूज ऑफ सोलर रेडिएशन। सही बात है, सोलर रेडिएशन को ऑप्टिमम लेवल पे हमारी मेन क्रॉप की लीव्स जो होती हैं वो यूज़ करने लगती हैं और फिर अपना फूड प्रोडक्शन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अच्छा खासा वेजिटेटिव ग्रोथ देखते हैं अपनी फॉरेस्ट में। और वैसे भी फॉरेस्ट कंपोनेंट कब हम इस्टेब्लिश करते हैं, जब या तो हमारा मानसून चल रहा होता है, या फिर कभी कभी मानसून के बाद भी। और इस समय खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए वही फेवरेबल कंडीशन ही होती है। भाई सारे जो हम ट्री कंपोनेंट के लिए पा रहे हैं वही हम वीड भी पा रहा है हमारा, तो फिर वो भी निकलते हैं। तो उनका मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें फॉरेस्ट कंपोनेंट चाहिए कि हमें वीड चाहिए। कुल मिलाकर वीडिंग रिमूव्स ऑल प्लांट्स
दैट compete with the crop species। तो नेक्स्ट अपना है क्लीनिंग। तो देखो यहाँ क्लीनिंग के दो प्रकार होते हैं, मतलब खेतों में क्लीनिंग ऑपरेशंस जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक लिबरेशन क्लीनिंग और लिबरेशन कटिंग, और दूसरा है इम्प्रूवमेंट क्लीनिंग या फिर इम्प्रूवमेंट कटिंग कहते हैं इसे। क्लीनिंग भी एक किस्म की वीडिंग ही होती है, बशर्ते इसमें हम अगर कोई ऐसा ट्री कंपोनेंट उग गया है जिसकी हमारे मेन ट्री क्रॉप में ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आम के बाग में इमली उग रखी है तो उसको भी उगी जाने दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो वो हमारे नेट इनकम में उतनी मदद नहीं करती है। अब एक इमली का पेड़ क्या करेगा पूरे आम के बगीचे में, क्योंकि हम यहाँ पर्माकल्चर टेक्निक थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं जो कितने भी प्लांट किसी स्पेसिफिक रीजन में उगने दें। तो लिबरेशन को समझो, लिबरेशन कटिंग में क्या करते हैं। इसमें जैसे मान लो एक बाग है जिसमें ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें कुछ पेड़ जो अधिकांश मात्रा में हैं वो एक हाइट के हैं, लेकिन ऐसा फील करो वो कुछ डोमिनेंट ट्रीज से छोटे हैं। मतलब अगर एक फील्ड में 100 पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें से करीब 10 पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी टॉल हैं और अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इन्हीं के बीच में 90 पेड़ ऐसे हैं जो छोटे और परंतु एक समान हाइट के हैं, तो हम वो 10 पेड़ों को काट दें, यानी हम उन छोटे पौधों के लिए लिबरल सिचुएशन अवेलेबल करा दें, ताकि वे जिस डोमिनेंट ट्री के कारण पूरी तरह से वृद्धि नहीं कर पा रहे थे, सोलर लाइट रेडिएशन मतलब सोलर रेडिएशन उन तक नहीं पहुंच रही थी, वो तब पहुंचने लगे। इसीलिए जो कम मात्रा में डोमिनेंट ट्रीज़ हैं हम उन्हें कट कर देते हैं, और जो अधिकांश मात्रा में सेम हाइट के ट्रीज़ हैं उन्हें हम रहने देते हैं। यही है लिबरेशन कटिंग और लिबरेशन क्लीनिंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट क्लीनिंग और इम्प्रूवमेंट कटिंग। जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है कि इम्प्रूवमेंट कटिंग में ऐसे हम केवल ट्री कंपोनेंट्स छोड़ेंगे जो हमारी मेन कैनोपी होंगी, और इसमें से हम उन अनडिज़ायरेबल स्पीसीज़ को रिमूव कर देंगे जो कि कम मात्रा में होंगी और इधर उधर कहीं भी उग रखी होंगी। एक तरह से हम इसमें अपने मेन जो ट्री कंपोनेंट होते हैं उनमें सुधार करते हैं, ताकि रूट जोन में जो कंपटीशन है वो कम हो जाए। न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कंपटीशन कर रहे होते हैं वे सभी प्लांट्स, तो वो भी कम हो जाए। अच्छा, एक बात इसमें और बता दें कि लिबरेशन और इम्प्रूवमेंट में जो हमारी ट्री कंपोनेंट हैं जो डोमिनेंट फीचर दिखा रहे थे, उन्हें अगर हम कट करते हैं तो ज़मीन से तकरीबन 1 से 1.5 फीट के ऊपर से कट करें, ताकि वो आगे जा कर के एक विगरस कॉपिस का निर्माण कर सकें जो बाद में विगरस ट्री का कारण बनती है, विच वुड बी मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला है रूट कंपटीशन। जाहिर सी बात है रूट कंपटीशन इसमें कम होता है क्योंकि हम वैसे प्लांट्स निकाल दे रहे हैं। सेकंड है रिड्यूस वाटर लॉस। जो अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल ट्रीज़ से वाटर लॉस हो रहा था उनकी पत्तियों से, वो ट्री के हट जाने से वाटर लॉस बंद हो जाता है। फॉर एडिक्वेट स्पेस में जो कंपटीशन चल रही होती है कि मतलब अनवांटेड प्लांट भी उग रखे थे, तो उनको हटाने से वो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है अपना थिनिंग। तो थिनिंग जनरली रिड्यूस स्टैंड डेंसिटी, मतलब जो स्टैंड मतलब पेड़ उगे होते हैं उनकी डेंसिटी को, घनत्व को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे थिनिंग की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में ट्री कंपोनेंट लगाएं ही तो उसमें थिनिंग की नौबत नहीं आती, क्योंकि ऊपर जा कर के जितना भी क्राउन एरिया वो एक्सपैंड करेगा उसके लिए पर्याप्त स्पेस हम पहले ही दे चुके होंगे, फिर अपना फैल लें दो उसे। लेकिन मान लीजिए अब कम्पैक्ट प्लांटेशन हो गया है तो अब तो थिनिंग करना ही पड़ेगा। तो अब जान लें कि थिनिंग करने से फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो थिनिंग से नेट यील्ड ऑफ इन टिम्बर इंक्रीज़, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग हो जाएगी, सोलर लाइट ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगी ट्री कंपोनेंट में, मास ग्रोथ ज़्यादा होगा जिससे हमें हाई क्वालिटी ऑफ टिम्बर और हाई अमाउंट में भी टिम्बर मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि जो थिन्ड मटेरियल होता है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
पशुओं के लिए फॉडर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम पेपर इंडस्ट्री में दे दें ताकि वे उससे पेपर बना सकें पल्प के थ्रू। तीसरा अपना है कि इससे जो हमारा क्रॉप रोटेशन होता है, फिर फील्ड में जो हम रोटेशन यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद रीजनरेशन में, उसको भी हम कम कर सकते हैं, हम जल्दी जल्दी टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि। तो नेक्स्ट है अर्ली रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड। सही बात है, जब रोटेशन शॉर्ट हो जाएगा तो हम जल्दी अपने ट्री कंपोनेंट हटाएंगे और फिर उससे हम जो कैपिटल इन्वेस्ट किए थे वो पैसा हमें दोबारा से उसको सेल करने से मिल जाता है। तो ये तो रहे थिनिंग के फ़ायदे। नेक्स्ट है थिनिंग के काफ़ी प्रकार होते हैं, कई विधियां हैं। तो मेथड ऑफ थिनिंग में जनरली हम 5 विधियां पढ़ते हैं। पहला है जिसमें क्राउन थिनिंग, दूसरा लो थिनिंग जिसे जर्मन थिनिंग या फिर थिनिंग फ्रॉम बिलो से भी जानते हैं, तीसरा है सिलेक्शन थिनिंग, चौथा जियोमेट्रिक थिनिंग और पांचवा है फ्री थिनिंग। आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्राउन थिनिंग में होता है जो क्या है कि किसी भी पेड़ का जो क्राउन एरिया होता है केवल उसमें थिनिंग की जाएगी, मतलब उसे काटेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कई पेड़ों में कि उसकी टहनियाँ जो ब्रांचेज होती हैं काफ़ी इधर उधर मतलब अनइवन वे में फैली हुई होती हैं, तो उन्हें काट के एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। अच्छा, चाहे शेप दें भी या ना दें, लेकिन हम प्रॉपर स्पेसिंग के लिए उनकी छटाई कर देते हैं और देखने में भी ठीक ही लगता है। और सॉइल में भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि कम से कम लाइट सॉइल तक भी तो पहुंचेगी ना, तब जब वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए इसे क्राउन थिनिंग कहा गया है। और अगर इसमें ट्रीज़ के डोमिनेंसी और को डोमिनेंसी का भी कैरेक्टर है, तो जो डोमिनेंट ट्रीज़ हैं उनकी हम थिनिंग करके, जो हम लो लेवल थिनिंग अभी जैसे बिलो थिनिंग में पढ़ेंगे कि जो नीचे सप्रेस्ड हैं उनको कट कर देते हैं, इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्राउन थिनिंग में जो डोमिनेंट ट्री है उसकी हम छटाई कर दें तो हमारे जो नीचे के जो ट्री कंपोनेंट हैं वो भी सर्वाइव करने लायक या फिर बढ़िया बाकायदा ग्रो करने लायक सोलर रेडिएशन पाने लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम शेल्टर वुड मेथड से कटिंग करते हैं तो जो डोमिनेंट ट्रीज़ हैं उनको कट कर देंगे, फिर हमारी नेक्स्ट क्रॉप तैयार रहेगी। तो क्राउन थिनिंग ये है और इससे बस यही फ़ायदे हैं। तो दूसरा अपना है लो थिनिंग और जर्मन थिनिंग और थिनिंग फ्रॉम बिलो। थिनिंग फ्रॉम बिलो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें डोमिनेंट ट्री जो हैं उनकी तो थिनिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले पेड़ हैं जो छोटे हैं उनकी थिनिंग कर देते हैं या फिर उन्हें काट भी देते हैं कई केसेस में, क्योंकि हमें मेन यील्ड चाहिए होती है। लेकिन अगर वो दोनों सेम स्पीसीज़ की हैं, दोनों हमारी इनकम क्रॉप है, तो दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल करते हैं। लेकिन लो थिनिंग में यही और जर्मन थिनिंग में जो कि डोमिनेंट नहीं है, जो डाउन है यानी को डोमिनेंट है, उसे हम कट कर देते हैं, या फिर वुल्फ एक तरह से कह लें, वुल्फ ब्राउन है तो उसे कट कर देते हैं और हम मेन डोमिनेंट ट्रीज़ रहने देते हैं लो थिनिंग में। नेक्स्ट अपना है सिलेक्शन थिनिंग। इसमें भी जैसे नाम से स्पष्ट है, सिलेक्शन थिनिंग में हम किसी एक स्पेसिफिक डोमिनेंट और को डोमिनेंट ट्री का हम छटाई करते हैं। जाहिर सी बात है सबका एक ही मोटो है कि प्लांट डेंसिटी को कम करना। अगर कोई एक ट्री कंपोनेंट ज़्यादा स्पेस ले रहा है अपने फॉलिएज एरिया से, तो उसे भी हम कम करने का प्रयास करते हैं। तो सिलेक्शन थिनिंग में भी जनरली वही होता है, अगर कोई को डोमिनेंट ट्रीज़ का फॉलिएज एरिया ज़्यादा है तो हम उसे भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना जियोमेट्रिक थिनिंग। जियोमेट्रिक थिनिंग में स्पेशल शेप में जैसे ट्रीज़ कंपोनेंट लगाए रहे होते हैं ऑर्चर्ड में, तो उसे हम एक स्पेशल पैटर्न में थिनिंग करते हैं, चाहे वो फिर रेक्टेंगुलर हो चाहे हेक्सागोनल हो। और जो ओवर क्राउडेड ट्री स्पेसेस होते हैं उन्हें कट करके या तो हम विरल कर देते हैं या तो उसे पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग में मुक्त तौर पर कोई भी एक ट्री जो हमें अनइवन लगता है या फिर अनइवन एज ग्रुप का लगता है, या तो हम उसे कट कर देते हैं या फिर चूँकि ये थिनिंग पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें खाली हम छटाई करके रख देते हैं, मेन ट्री कंपोनेंट रहने देते हैं, बाद में चल के वो हमारे लिए टिम्बर का ही काम करेगा। फ्री थिनिंग में भी काफ़ी टाइप होता है, जैसे क्रॉप ट्री रिलीज़, क्राउन एंड सिलेक्शन थिनिंग, मॉडिफाइड क्राउन थिनिंग, तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अदर मेथड की अगर बात करें थिनिंग की,
तो उसमें आता है एक मैक्सिमम थिनिंग और दूसरा जो सबसे फेमस है क्रेब्स थिनिंग। हाँ, तो क्रेब्स थिनिंग बता दें। क्रेब्स थिनिंग क्रिप्स और ओ कॉर्नर नामक दो व्यक्ति ने प्रारंभ किया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका में वैटल और पाइन का प्लांटेशन कर रखा था, जिसमें वे देखें कि ये दोनों प्लांट आपस में ही compete कर रहे थे। तो फिर उनमें से उन्होंने उन दोनों की छटाई करने लगी, जिनमें से जहाँ पे वैटल और वैटल साथ में थे शायद कम compete कर रहे थे, फिर ऐसे ही कोई केस था। ये स्पेशली इन्हीं दोनों प्लांट्स के थिनिंग के लिए यूज़ होती है क्रेब्स थिनिंग टेक्निक, जिसमें वैटल और पाइन प्लांटेशन में ये यूज़ होता है। हालांकि थिनिंग में एक समय भी होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी पेड़ को हमें कब काटना है, यानी व्हेन टू थिन। तो ये निर्भर करता है कि क्या वो ट्री कंपोनेंट मर्चेटेबल थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया है, क्या वो ट्री कंपोनेंट विगरस या फिर हेल्थ में पर्याप्त तरीके से ठीक ठाक है थिनिंग करने के लिए। और आता है कि करंट डेंसिटी क्या है इस समय, मतलब काफ़ी डेंस है या फिर डेंस नहीं। अगर डेंस है तो थिनिंग की ज़रूरत है, अब नहीं है तो ठीक है भाई बढ़ने दो। इसी तरह के फलाना ढिमाका बहुत हैं। नेक्स्ट अदर इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट्स में जो हम टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत करते हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग। प्रूनिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द डेड डिसीज्ड लिम्स ऑफ द ट्री, यानी जो फॉलिएजेज या फिर जो भी लिम्स ब्रांचेज ट्री कंपोनेंट के या तो बीमार हैं, यानी उनमें कीड़े लग गए हैं या फिर दीमक लग गई है फिर कुछ भी, या फिर वो मृत हो चुके हैं, उन्हीं की बस रिमूवल है, ये उन्हीं को निकाल देना है, यही प्रूनिंग है। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि पहला है क्लियर वुड प्रीमियम फॉर फ्यूचर मार्केट। जैसे जाहिर सी बात है जिसमें दीमक लगा होगा उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो होएगी नहीं, तो इसमें एक हम क्लियर वुड प्राप्त करते हैं, साफ़ सुथरे अच्छा वुड का प्रोडक्शन करते हैं जो कि अच्छी टिम्बर वैल्यू लेके आता है। दूसरा है यूनिफॉर्म स्टैंड, अच्छी खासी स्टैंड बनी होती है इससे, जो दिखने में यूनिफॉर्म होती है, मतलब कोई इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ रहता। तीसरा है गुड साइट, वही है देखने में अच्छा लगता है। और फोर्थ है लेबर पूल, इसमें काफ़ी स्किल और काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जिससे एक जो लेबर होता है उसको इनकम जनरेशन का भी एक सोर्स मिलता है। इसमें वेल एजुकेटेड लेबर भी काम करते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।